भारत ने अभिनंदन को वीर चक्र से नवाज दिया है और फॉल्स क्लेम्स के ऊपर, यानी एक ऐसा दावा जो कभी न सच साबित हुआ, न भारत के पास सबूत है कि उसे सच साबित कर सकता है, उसके ऊपर उन्हें वीर चक्र दे दिया गया बतौर साबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया। आप इसके ऊपर कैसे कमेंट करेंगे सुहेल अमान साहब? ये एक बहुत ही अहम मसला है जिसको हम आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अवार्ड देना एक गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है, एक सर्विस का प्रोगेटिव है, वो दे सकते हैं, लेकिन जो उसकी साइटेशन लिखी गई है दैट इन्वॉल्व्स पाकिस्तान एयरफोर्स, और उसमें एक ऐसा क्लेम करना जो कि बेस्ड है, वी कैन डिस्कस इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन, वो मुनासिब नहीं है। और उसमें जहाज़ का गिरना या ना गिरना तो बात की बात है, लेकिन एक नेशनल इंटेग्रिटी और एक सर्विस की इंटेग्रिटी जो है वो बड़ा अहम मसला है जिसको हमें थ्रेडबेयर देखना चाहिए, और उसको हम थ्रेडबेयर एनालिसिस करेंगे। सुहेल अमान साहब, आपको लगता है कि कोई भी एयरफोर्स अगर किसी फॉल्स क्लेम के ऊपर इतना बड़ा अवार्ड अपने किसी बंदे को दे देती है तो उसका अपना मोरल कहाँ स्टैंड करता है पूरी एयरफोर्स का? आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन एयरफोर्स, यू नो। देखिए, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन मैनेजमेंट, कि आप क्या परसेप्शन देना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इंडियन गवर्नमेंट से और सिमिलरली इंडियन एयरफोर्स से ये एक बहुत बड़ा जो है मिस्टेक नहीं, ब्लंडर हो गया है, बिकॉज द फैक्ट्स कैन नॉट बी हिडन। फैक्ट्स कभी ना कभी सामने आ जाते हैं, और ये तो एक ऐसा केस है जिसमें फैक्ट्स बिल्कुल सामने हैं, और मेरा ख्याल ये है कि इंडियन एयरफोर्स को बड़ी अच्छी तरह से मालूम है हकीकत क्या है। जो उनके पायलट थे अभी अभिनंदन, उनको भी मालूम है, और जो उनकी हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और सब कुछ देखते रहे, उनकी रिटायर्ड जो एयरफोर्स कम्युनिटी है उनको भी अच्छे तरह से मालूम है कि विदाउट एन एविडेंस एक क्लेम किया गया, और जब आप एक अवार्ड दे देते हैं तो वो उसके ऊपर एक मोहर सी लग जाती है कि जिस पे आप कहते हैं एज अ स्टेट के सच्चाई है, हालांकि सच्चाई पे कतन मुबनी नहीं है। जिस तरह आपने फरमाया कि रिटायर्ड उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको भी पता होगा। देखें, यूनिफॉर्म आपकी चली जाती है लेकिन रैंक्स तो वही रहते हैं। ये फोर्सेस या सर्विसेज जो होती हैं उसका एक तरीक़ाकार है, तो कम से कम मोरालिटी इतनी तो होनी चाहिए रिटायर्ड फौजी अफसरान में इंडिया के कि वो सर्विंग ऑफिसर्स को ये बता सकें कि आप फॉल्स क्लेम के ऊपर या गलत के ऊपर एक बड़ा अवार्ड देने जा रहे हैं जिसका इम्पैक्ट नेगेटिवली आएगा और आया है। तो ऐसा नहीं होता फोर्सेस के अंदर ये जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो समझाएं अपने सर्विंग ऑफिसर्स को या अपनी हुकूमत को? देखिए, रिटायर्ड ऑफिसर्स की एक सर्टन जो है लिमिटेशन है ऑफ नॉट एक्सेस टू द एविडेंस। अगर आप देखें तो जो इंडिया ने एविडेंस पेश किया अपने इवन रिटायर्ड ऑफिसर्स के सामने और इंटरनेशनल मीडिया के सामने, वो बड़ा ही हम्बल और वीक किस्म का एविडेंस था। अभिनंदन यहाँ शूट डाउन होते हैं और पहला सेंटेंस जब वो मिलते हैं हमारे ऑफिशियल्स के साथ, वो ये कहते हैं कि मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब एक आदमी का उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने टारगेट किया, उन्होंने कहा कि मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो कि इटसेल्फ एम्बिगुअस था बहुत ज्यादा। और ये जो इनिशियल स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीज आर एक्चुअली ट्रू रिफ्लेक्शन व्हाट हैज हैपेंड। उसके बाद उन्होंने रेडार पिक्चर एक दिखाई कि वहां से स्कोप पे से एक ब्लिप गायब हो गया। हमारे जो लोग टेक्निकली जानते हैं, इट वाज एन इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिनेरियो, और उसके अंदर तो रेडार के ऊपर ब्लिप्स को आप रिलाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो कम्युनिकेशन थी, रेडियो की कम्युनिकेशन थी, उसके अंदर भी ये प्रूफ होता है कि F-16 जो है उसको टारगेट किया गया। जब उनके अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स से पूछा कि आप हमें एक एविडेंस के तौर पे वो सुनवा दें, तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के जो हमारे डोमेन्स हैं उन पे हम नहीं कर सकते। देखिए, एक इंटेग्रिटी को आपकी चैलेंज हो रहा है। देयर इज़ अ वर्ल्ड हु इज़ क्वेश्चनिंग यू। आई मीन अमेरिकन्स के जो थिंक टैंक्स हैं, उनके जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने खुल के ये बात कही, बिकॉज एयरक्राफ्ट का डाउन होना इतनी छोटी चीज़ नहीं है। लॉकहीड एग्जैक्टली नोज हाउ मेनी एयरक्राफ्ट आर देयर, बाकायदा उसकी कम्युनिकेशन होती है। और अमेरिकन्स के जो थिंक टैंक के लोग थे, उनका ये ख्याल था कि ये हो जाता तो अच्छा था, लेकिन ये हुआ नहीं, और उन्होंने कहा 100% ये प्रूफ के साथ है। सो कोई भी एयरफोर्स इसको इतनी देर तक छुपा नहीं सकती है। आई मीन F-16 का गिरना वो कितनी देर तक आप कोई भी एयरफोर्स छुपा सकती है? दिस इज नॉट पॉसिबल। और जिस तरह आपने कहा, तो अब
ایک اور طبقہ ہے انڈیا کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی شاید ایک روشن خیال طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ جو جعلی بالاکوٹ ایئر سٹرائک تھی اس میں انڈیا کی انٹینشن نہیں تھی کوئی ایئر سٹرائک کرنے کی، لیکن میسج ڈیلیور کرنا مقصود تھا. تو یہ کتنی فالس بات ہے، کیونکہ بعد میں وہ 300 بندے مارنے کا بھی کلیم کرتے رہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بطور سابق ایئر چیف مارشل سہیل امان صاحب؟ دیکھیے، دو فیزز کو ہمیں کلیئرلی دیکھنا ہوگا. ایک واٹ از دا پولیٹیکل انٹینشن اور دوسرا ملٹری کیپیبلٹی کیا ہے. جب تک ان کا ایک امتزاج نہیں ہو جاتا آپ اپنے نیشنل آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکتے. فل سٹاپ آن دس. جو ان کا نیشنل نیریٹو تھا یا پولیٹیکل ایمبیشن تھی وہ یہ تھا کہ وی کین گو ان سائڈ اینڈ وی کین ٹارگیٹ اینی تھنگ اینڈ کم آؤٹ. وہ ہمیں بالکل اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ان کی ایئر فورس، ہماری ایئر فورس تو ضرب عضب اور اتنے سارے جو ایونٹس ہوئے، وی پروفیشنل ان ہینڈلنگ آل دس، ان تمام آپریشن، اسپیشلی جو کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنس ہیں. سو their success was completely marginalized and we found out کہ انہوں نے کچھ بھی ٹارگیٹ نہیں کیا بالا کوٹ پہ. Now that was an embarrassment. اب اس embarrassment کو مزید چھپانے کے لیے جب انہوں نے اگلے دن ہماری طرف سے ایک سٹرائک لانچ ہوتی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کی اور وہ بھی بڑی شدت سے ناکام رہی. ہم ساری دنیا کو اس کا پتہ ہے. 3 جہاز ان کے شوٹ ڈاؤن ہو گئے، 2 ہماری طرف سے، ایک ان کی طرف سے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل ایمبیشن ایک جگہ پہ ہے، آپ کی ملٹری کیپیبلٹی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، اور سب سے بڑا آپ کا مس کیلکولیشن یہ ہے کہ آپ نے سمجھا کہ میں رسپونڈ نہیں کریں گے. دیکھیے، یہ جو کلیم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک ایئر فورس ہے جو انڈین ایئر فورس، جو ہم سے 3 گنا بڑی ہے. فائٹر جہازوں کو لے لیں، باقی بھی آرسنل بہت ہے ان کے پاس، اور ایک چھوٹی سی ایئر فورس ہے وہ ان کو ناکو چنے چبوا دیتی ہے. I really wish if you look at the combat which happened there, اس combat میں دونوں کا جوڑ ہی نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.